नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। आज 28 नवंबर है और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार और अपने पूरे जीवन काल में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का परिणाम तो आपको पता ही होगा किस तरह से जेएमएम और उसके जो सहयोगी पार्टी थे, इंडिया अलायंस, उनको पूर्ण बहुमत मिली, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी को काफी निराशा का मतलब हार का सामना झेलना पड़ा है। हमारे साथ पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा जी समाजसेवी भी हैं। हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आइए सबसे पहले विजय झा जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद रवीश जी। ये जो विधानसभा का परिणाम सबके सामने है, आप भी काफी बारीकी से इसको देखें। क्या लगता है कि आखिर जेएमएम इतनी पूर्ण बहुमत कैसे ला पाई? जेएमएम हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, किसी को ऐसे रिजल्ट का अनुमान नहीं था। सबको, दोनों गठबंधन को लग रहा था कि बहुमत के करीब रहेंगे, करीब, और जोड़ तोड़ करके कुछ निर्दलियों को लेके या कुछ छोटे दलों को लेकर के सरकार बनाने में हम सफल होंगे, ये आकलन था चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव इस करवट पर बैठेगा, इस दिशा में आएगा, यूपीए को भी पता नहीं था, अनुमान नहीं था कि 56 सीटें मिल जाएगी, और एनडीए को भी अनुमान नहीं था कि हम 54 पर सिमट जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग चुनाव धुआंधार प्रचार कर रहे थे, शायद ही कोई विधानसभा ऐसा था जहां की बड़े बड़े लोग नहीं आए, बड़े नेता नहीं आए, प्रवासी नेता नहीं आए, रैलियां नहीं हुई। इससे लग रहा था कि इतना जो धुआंधार प्रचार हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में पीछे खर्च किए जा रहे हैं, तो लगता है कि ये बहुमत ले आएंगे। लेकिन इनको मतदाताओं ने, झारखंड के मतदाताओं ने जमीन सुंघा दिया, और यह पूरी तरह साबित हो गया कि पैसे के बदौलत, फर्जी मुद्दे के बदौलत और जनहित के मुद्दों को गौण करके कोई सत्ता नहीं पा सकता है। ये पूरे देश में झारखंड के मतदाताओं ने दिखा दिया। सर, जहाँ तक हमारा समझ है, मेरा समझ है व्यक्तिगत, और हमने चुनाव से 6 महीना पहले से जो सर्वे किए थे, इसमें हम लोग को लगा था और हमको ये कंफर्म था कि फिर से हेमंत सोरेन की ही सरकार बनेगी। कारण ये कि हेमंत सोरेन कोई अच्छा वैसा काम नहीं किए थे, क्योंकि जो यहाँ की जो भौगोलिक परिवेश बन गया था, जैसे कि जयराम महतो का चुनाव लड़ना, आजसू का उस तरह से दमखम न रहना, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जो आप उसे कह सकते हैं कि मुद्दा विहीन मुद्दा को लेकर आना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो हेमंत सोरेन है, उनके पास मुस्लिम वोटर है, उनके पास आदिवासी वोटर है, इसके बल पे वो तो फिर से चुनाव जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। आप कितने सहमत हैं इन सब बातों से? कोई खास एक वर्ग को लेकर के कोई सफल हो जाएगा चुनाव में, ऐसा होता नहीं है। कुछ बढ़त, कुछ वोट प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक लहर पैदा हो जाए, अंडर करंट पैदा हो, यह तभी होती है जबकि मतदाताओं के दिल को छू ले पार्टी। इस बार इस चुनाव में हेमंत जी के प्रति एक सिंपैथी था लोगों में। जिस प्रकार उनको चुनाव के पहले 5 महीने जेल में रखा गया और उनके प्रस्तावक तक को पार्टी में मिला लिया गया, और उनके करीबी लोगों जो उनसे जुड़े थे, आईटी, इनकम टैक्स, ईडी का रेड होने लगा एकदम एन चुनाव के वक्त, चुनाव के दरमियान, इससे एक मैसेज गलत गया कि एन किन प्रकारेन दिल्ली झारखंड पर कब्जा करना चाहती है, सत्ता हथियाना चाहती है। इसके लिए कोई नीति सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता है। सारी नीति सिद्धांत को तिलांजलि दे करके भी अगर सत्ता मिलती है तो हस्तगत कर लिया जाए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि झारखंड में जो लोग पिछले 40 वर्ष से सत्ता की गलियारे में बदनाम हुए, करोड़ों की संपत्ति अर्जित किए, वर्षों वर्षों जेल में भोगा, उन तमाम लोगों को अपने पाले में लेने के लिए जितना ताबड़तोड़ जोर लगाया भाजपा ने, एनडीए ने, ये लोगों को गले नहीं उतरा।
आप देख लें जितने भ्रष्टाचारी हैं झारखंड में शीर्ष पर जिनका नाम लिया जाता है, वो सब आज किस फोल्डर में हैं, किसके साथ हैं, और कौन मंच पर ला करके बड़ा खुश हो रहा था कि सारे मधु कोड़ा भी मेरे मंच पर, कमलेश सिंह भी मेरे साथ, हरिनारायण राय के यहाँ भी पहुंच गए थे मिलने के लिए, जो सह प्रभारी थे यहाँ, और खुशी से पोस्ट डाला जा रहा था। अरे भाई, वर्षों जेल में रहे हैं वो लोग, और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे हैं। भानु प्रताप शाही, कहाँ हैं ये लोग आज, किस दल के साथ हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हैं? तो यह जो एक मैसेज गया कि सारे भ्रष्टाचारी आज आपके साथ, 13 परिवारवादी पार्टी लोगों को टिकट दिया गया, 13, एक दो नहीं, एक दो तो गलती से दिया जा सकता है या जरूरी हो सकता है, उस क्षेत्र की जरूरत हो सकती है, बात समझ में आती है। लेकिन किसी के बहू के, किसी के बेटी को, किसी को बेटे के, किसी की पत्नी को, ये क्या हो रहा है? परिवारवाद से संगठन चलता है क्या? सबसे पहले पूरे देश के में राजनीतिक मंच पर परिवारवाद को लेकर के मुद्दा बनाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो परिवारवाद के खिलाफ है, परिवारवाद पर हमला बोलती थी, लेकिन आज परिवारवाद के पर किस मुंह से बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? सारे भ्रष्टाचारियों को लेने के बाद भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बोलेंगे आप? और उसके बाद आप महंगाई पर बोलेंगे नहीं, बेरोजगार पर बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी पर आप बोलेंगे नहीं, मुंह खोलेंगे नहीं। तो सवाल है, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, आम आदमी जिन मुद्दों को सोच करके, जिन मुद्दों को ध्यान में रख के बूथ तक जाता है अपना वोट देने के लिए, उस मुद्दे पर तो ये खामोश रहे, परिवारवाद पर नहीं बोले, तो भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। यही भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दल के हार के कारण बना। निश्चित रूप से जनता को गले नहीं उतरा, धुआंधार प्रचार किए, अरबों रुपया इन्होंने खर्च किया, कई रैलियां की, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक के रोड शो हो गए, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इससे बड़ा सबसे प्रमाण यह है, बड़े बड़े नेताओं के जो जिस इलाके में जितना ज्यादा रोड शो हुआ और रैलियां हुई, वो हाथ से निकल गया। लेकिन क्यों? इसका मतलब है कि जनता में रिएक्शन हुआ उल्टा। चलिए, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण तो समझ गए, हेमंत सोरेन के प्रचंड जीत के क्या कारण है? एक तो सहानुभूति हो गया, सिंपैथी वोट हो गया, दूसरा और क्या? सिंपैथी, सबसे पहला तो उनके प्रति सिंपैथी हुआ लोगों को, और भरोसा। जो उन्होंने एक मैया सम्मान योजना लाया और उसको तुरंत देने लगा, और उसके काउंटर में जब भाजपा ने गोगो योजना लाया तो ये सवाल उठा नीचे स्तर तक कि आपकी जहां सरकार है वहां आप क्यों नहीं दे रहे हैं? या 16 साल, आप 17 साल आपने राज किया, अगर इतना बढ़िया था तो 17 साल पहले आपको लाना चाहिए था ये योजना। तो जब आप मैया का काउंटर कर रहे हैं, आपको यहाँ के लोगों के दुख दर्द से, बहू बेटियों के कोई मतलब नहीं था। अगर होता तो 2000 में ही ये योजना आ गई होती। क्या मैया सम्मान योजना फैक्टर साबित हुआ है चुनाव में? हाँ, निश्चित रूप से एक आर्थिक आधार बना हर झोपड़े में रहने वाले लोगों के लिए। उसे लगा कि मेरे लिए एक आर्थिक संबल है। अगर 5 किलो अनाज पर आप वोट लेने का दावा कर सकते हैं, 5 किलो अनाज, उसकी कीमत क्या है 5 किलो अनाज की? तब फिर 1100 रुपये की कीमत क्यों नहीं होगी? 1100 आधार क्यों नहीं बनेगा? अगर 5 किलो आधार है और आप दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ को अनाज देते हैं, 80 करोड़ को अनाज देते हैं, अगर 50 रुपया किलो अनाज है तो 250 रुपया दिया आपने ना, तो 250 रुपया का रिटर्न आपको चाहिए, तो 1100 को रिटर्न नहीं देगी जनता। 1100 वाले को भी रिटर्न दिया जनता ने, आशीर्वाद दिया उसको, क्योंकि आप 250 में लेने के आदी बना दिए हैं लोगों को। आप बोलते मैं रेवड़ी नहीं बांटूंगा, लेकिन आप दें तो वो लोगों को मदद है, दूसरा दे तो रेवड़ी है। यह जो सब जो बातें हुई। लेकिन सर, झारखंड हित की अगर बात किया जाए, झारखंडियत की बात किया जाए, तो क्या ये 5 किलो राशन और 1000 रुपया क्या जो बांटा जा रहा है ये उचित है? नहीं, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि अगर देना ही है सरकार को, समृद्ध बनाना है, संपन्न बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, अपने पांव पर निर्भर हो आगे वाली पीढ़ी, आप शिक्षा फ्री कर दीजिए। खाली जो पहली क्लास से लेके पीजी तक, डॉक्टरेट तक, पीएचडी तक, जितनी दूर शिक्षा लेना है आपको वो फ्री कर दे और खेतों तक पानी पहुंचा दे। सरकार यह 2 काम कर दे,
हर आदमी यहाँ का इतना स्वाभिमानी है कि वह खुद अपने से कमा खा लेगा और पूरे परिवार को चला लेगा, स्वावलंबी हो जाएगा और रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये दीर्घकालीन योजना है, बड़ी योजना है, इसके लिए बहुत दिन लंबा काम करना होगा। अटल जी का सपना हुआ करता था, अटल जी का नदियों को जोड़ो, अगर वह सपना पूरा कर दिया रहता भारतीय जनता पार्टी ने, तो न तो अतिवृष्टि से हम परेशान होते और न ही अनावृष्टि से परेशान होते। किसान के खेत खुशहाल होता, किसान के खेत लहलहाते होते, हर किसान परिवार खुशहाल होता। लेकिन हम वो करने के बजाय हम 5 किलो अनाज देकर ढिढोरा पीटते हैं। हम अनाज दे दिए, 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, मेरे बाजू में कितना दम है। कोई दम नहीं है। आपके बाजू में हो सकता है दम, लेकिन देश के बाजू को आप खोखला कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप, सरकार पर आत्मनिर्भर नहीं, उसको अपने ऊपर निर्भर बनाइए। अपने ऊपर निर्भर हो, वह ज्यादा देश के लिए मजबूत होगा वो, और ज्यादा लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी। यह योजना बननी चाहिए। रेवड़ी का मैं पक्षधर नहीं हूं। अगर रेवड़ी देना ही है, सिर्फ शिक्षा में दीजिए, शिक्षा एकदम फ्री। आप देखिए भूटान कितना आगे चला गया, वहां किसी स्तर पर आप जाइए, शिक्षा फ्री है। आज भूटान छोटा सा देश, छोटा सा, और देखिए आज भूटान कितना तरक्की कर गया, सिर्फ एक योजना के कारण कि शिक्षा फ्री है। हेमंत सोरेन का अगर 5 साल का कार्यकाल देखा जाए या फिर 5 साल वो काम करेंगे, तो 5 साल पीछे का कार्यकाल देखा जाए तो उन्होंने ना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। तो जब वो काम नहीं किए, क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में वो इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे? पहली बात तो 5 साल को हमको देखना होगा कि 2 साल कोरोना में निकल गया है और 5 महीना जेल में रहे, तो 2.5 साल तो उनके पूरे आधे कार्यकाल को आप निकाल दीजिए। अब बच गया आधा कार्यकाल, और आधे कार्यकाल में जो काम किया उन्होंने, उसको संतोषप्रद आप कह सकते हैं, उसको संतोषप्रद कह सकते हैं, उसको 50% मार्क्स आप दे सकते हैं। कोई गंभीर आरोप नहीं लगा, क्योंकि और जमीन पर काम करने का प्रयास किया उन्होंने। 2.5 साल बहुत छोटी अवधि होती है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, जो दूसरे राज्यों में जो फंसे थे आदिवासी समुदाय के लोग या झारखंड के लोग, जिस प्रकार उन्होंने वायुयान सेवा से भी लाने का काम किया, सबकी व्यवस्था किया, ये काबिले तारीफ था उस समय। वो इकलौता था पूरे देश में, तो इसकी भी उनको प्रसिद्धि मिली और इसका रिवार्ड मिला उनको अंततः। हेमंत सोरेन और उनके परिवार के बारे में अगर देखा जाए तो झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड में अभी तक के 25 साल में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा अगर कोई सीएम बना है तो हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन, यही फैमिली का नाम आता है, सबसे ज्यादा सीएम बने हैं। हालांकि गठबंधन किन्हीं के भी साथ हो, कभी भाजपा के साथ मिलकर बनाए तो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर बनाए। जो आदिवासियों की अगर बात किया जाए तो आदिवासियों की जिस तरह से संख्या घटती जा रही है, उनकी अस्तित्व पे खतरा है। इसके विषय पीछे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, एक तो पहले आज राज्य बने हुए 24 वर्ष हुए, पूरे 24 वर्ष। आज 24 वर्ष 13 दिन हुआ है। इस 24 वर्ष में 17-18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, और मात्र 7 वर्ष में सोरेन परिवार को आप कह सकते हैं। टोटल अगर देख लें आप तो 17 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा राज्य बनने के बाद। उस हिसाब से देखा जाए तो जितना उन्होंने शासन किया भारतीय जनता पार्टी का, उसका आधा भी इन्होंने नहीं किया है। यह एक आंकड़े की बात है, आधा भी शासन नहीं किया है। कार्यकाल की अवधि अगर आप देख लें तो नंबर्स आप देखेंगे तो चौथी बार भले ये हो गए, लेकिन बहुत कम कम दिन में 13 दिन के लिए बने शिबू सोरेन एक बार, लेकिन गिनती तो हो जाता है एक बार मुख्यमंत्री बने। और जहां तक ये आबादी कम की जो बात है, यह जो आरोप लगता है, यह चूंकि रोजगार का अभाव है, वह समाज रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, काम करने के लिए बाहर जा रहा है। आप कहीं चले जाएं, किसी राज्य में चले जाएं, आपको वहां पर आदिवासी श्रमिक मिलेंगे। और अब तो झारखंड में सिर्फ आदिवासी समुदाय की क्यों, कौन ऐसा समुदाय है जिसके बच्चे आज बाहर नहीं हैं? कोई समुदाय है क्या झारखंड? क्योंकि रोजगार का अभाव है। एक फैक्ट्री 10 साल में लगी क्या?
17 साल भाजपा ने शासन किया। एक बीएसएल जैसा कारखाना हमको याद है 70 में जब बीएसएल लगा था ना, बोकारो। तो यहाँ बोकारो में, तब बोकारो धनबाद जिला का हिस्सा था, धनबाद जिला था उस समय जब बीएसएल लगा। एक इंजीनियर ढूंढे नहीं मिलता था बेरोजगार, एक भी इंजीनियर, जबकि बीआईटी सिंदरी जैसा यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, तब भी एक बेरोजगार नहीं थे। एक बीएसएल ने तमाम इलाके के तमाम इंजीनियर को रिकूप कर लिया था। ये एक ताकत होती है। आप एक लगाते, यहाँ 17 साल में आप एक नहीं ला पाए, और आज अगर पलायन हो रहा है कोई भी समुदाय, आदिवासी सहित कोई भी समुदाय, उसका एकमात्र कारण रोजगार है। लोग पढ़े लिखे जो हैं बच्चे आज रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। अभी अभी एक भारत सरकार ने आंकड़ा आया है, भारत सरकार का 13,35,878 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाहर में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। पैसा हमारा बाहर जा रहा है, इसको ड्रेन करके रोक लिया जाए, उससे कितना आर्थिक उन्नति होगा। सर, आपको क्या लगता है जो हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनेगी, ये क्या यहाँ झारखंडियत की जो लोकल मुद्दा है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जिस तरह आदिवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस पे लगाम लग पाएगा? उम्मीद है, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग, क्योंकि और इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये जमीन से उपजे हुए लोग हैं, ये आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। ये जमीन से वहां तक संघर्ष के बदौलत ये परिवार वहां तक पहुंचा है। इसके कण कण में संघर्ष है, इसके पोर पोर में संघर्ष है, और इसलिए यहाँ की मजबूरी, यहाँ की जरूरत, यहाँ के लोगों की आवश्यकता, झारखंड की आवश्यकता की समझ है इनको, और इसलिए उम्मीद है, और बहुत उम्मीद से यहाँ के मतदाताओं ने इनको वोट किया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये संघर्ष शिबू सोरेन तक ही सीमित था, और जो हेमंत सोरेन है वो संघर्ष देखे नहीं है, किए नहीं है, उस चीज को वो समझ नहीं रहे हैं? क्योंकि ये डाटा ही कहता है कि जब आप उदाहरण दे रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत प्रभावित हुए, तो उसी समय देखा गया कि स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है, स्कूल का चारदीवारी का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसी स्कूल में टेबल नहीं है। बच्चे ठंड के मौसम में प्लास्टर पे, ठंड के मौसम में बैठ शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर हैं। आप पीएमसीएच जो आप नाम बदल दिया गया है, एसएनएमएमसीएच हो गया है, वहां पे जाइए तो वहां पे उस समय भी आपका दवा खरीदना पड़ता है, डॉक्टर की कमी है। लेकिन आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में नए नए करोड़ों की हर पंचायत में बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। तो एक तरफ आप योजना जो जिसका कोई मतलब आधार नहीं है, ऐसी योजना का आप जो है पास कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो योजना आना चाहिए उस योजना को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या जरूरी अब जरूरत है, 24 वर्ष हो गए जब राज्य बना, जब राज्य सत्ता में 15 नवंबर 2000 को जब मिला सत्ता में, उस समय यदि इन बुनियादी चीजों पर जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं अगर काम हुआ होता, उसी समय ढंग के स्कूल बन गए रहते जो बरसात में चूहे नहीं, और उसी समय बेंच डेस्क मिल गया होता, तो आज 24 वर्ष के बाद भी हमको बेंच डेस्क के लिए नहीं रोना पड़ता। लेकिन 17 वर्षों तक जो सत्ता में रहे उन्होंने बेंच डेस्क और छत की चिंता नहीं की, जमीन की चिंता नहीं की, लेकिन आज चिंता कर रहे हैं वो जो दूसरे सत्ता में है, उन्होंने सत्ता में नहीं किया। इसलिए मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा आज वर्तमान सरकार को कि बुनियादी चीजें जो है, मैं उसको शिक्षा मानता हूं, पहला बुनियादी चीज स्वास्थ्य मानता हूं, इस पर सरकार को पूरा गंभीरता से अभी छोड़ करके 17 साल में उसने कुछ नहीं किया, ये छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और हर स्कूल की वैसी स्थिति होनी चाहिए जैसे दिल्ली में हुआ, प्राइवेट स्कूल फेल है सरकारी स्कूल के सामने, रिजल्ट के मामले में भी प्राइवेट स्कूल फेल है, सरकारी स्कूल के रिजल्ट के मामले में उसका अनुसरण करे, उसका अनुसंधान करे, और एक टीम भेजे और अध्ययन करे कैसे मनीष सिसोदिया ने वहाँ काम किया और वहाँ के रिजल्ट में इतना बेहतरीन परिवर्तन आया, और उसको लागू करे कि हर बच्चा प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में जाना चाहे। वो दिन आना चाहिए, मैं वो दिन देखना चाहता हूं। और इसके लिए हेमंत सरकार को आज के इस अवसर पर मैं ये बधाई देते हुए चौथी बार मुख्यमंत्री पर ये अपेक्षा भी करता हूं वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाएं। झारखंड में इसका असर दिखने लगेगा, कुछ दिन के बाद आने वाली पीढ़ी पर असर दिखने लगेगा इसका असर। अगर बाहर भी जाएंगे हम रोजगार के लिए तो झारखंड के बच्चे ही दिखेंगे जब बाहर जाएंगे जहाँ,
इसके लिए शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा को मजबूती करना होगा। अटल जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, आओ स्कूल चले हम, एक अभियान चलाया था, स्कूल चले हम। एक बहुत मेलोडियस सॉन्ग, बहुत मधुर गीत भी बजता था और बच्चे लोग दौड़ करके दिखाया जाता था स्कूल जा रहे हैं। एक तो वह दौर अटल जी का सपना था, लेकिन रघुवर जी के कार्यकाल में हमने क्या देखा? अमलगमेट कर दिया गया है स्कूल को। अगर 50 से कम बच्चे हैं, 30 से कम है, 20 से कम है, तो उस स्कूल को ही विलय कर दिया गया। मैं तो कहता हूं 10 भी बच्चा है तो स्कूल विलय नहीं कीजिए, उस स्कूल को स्थापित कीजिए, बढ़िया कीजिए कि वहां 100 बच्चा हो जाए, न कि स्कूल को ही नक्शा से गायब कर दीजिए। तो स्कूल को गायब कर दिया गया, अमलगमेट स्कूल। उसका उदाहरण हमारे यहाँ एक कन्या पाठशाला है जो आजादी के पहले का है। 2 बार उस विद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। उस विद्यालय का अमलगमेशन में नाम आ गया, वो विद्यालय विलय होगा। तमाम शिक्षक लोग मेरे पास आए, मैंने विरोध दर्ज किया, आपत्ति दर्ज किया, ऊपर तक शिक्षा सचिव तक मैंने आपत्ति बताई और बताया उस स्कूल को, 1934 का स्कूल था वो, कि 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है विद्यालय को, आप किसको विलय कर रहे हैं? और वो एकमात्र बालिका विद्यालय था उस दौर का, तब वो विद्यालय बचा। तो एक तरफ यह मानसिकता कि विलय कर दें, स्कूल को खत्म कर दें, अरे हम तो कहेंगे कि गांव गांव में स्कूल होना चाहिए। बच्चा कितना है इस पर मत जाइए आप। अगर 10 ही बच्चा है तो क्या वो शिक्षित नहीं बने? उसको अधिकार नहीं है शिक्षा का? ये होना चाहिए। शिक्षा का सबसे पहला अगर प्राथमिकता होना चाहिए बजट में या योजनाओं में, तो शिक्षा को होना चाहिए। तो ये थे बियाडा के पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी विजय झा जी। विजय झा जी सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी का भी हो, ये निष्पक्ष तरीके से हर पार्टी पे खुलकर बोलते हैं, अपने विचारों को रखते हैं और इनका कहना कहीं ना कहीं सही है कि शिक्षा सबसे बुनियादी एक मुद्दा होना चाहिए। हालांकि सरकार किसी का भी हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलना चाहिए। यहाँ पे आदिवासियों का जिस तरह से आबादी घट रहा है उस पर कंट्रोल, उस पर रोकथाम होना चाहिए। और ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को आप Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।